जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज पर। देखिए क्लास 12 हिंदी विषय की 95% तैयारी कराने के बाद आज फिर से हम क्लास 12 का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं। देखिए मैंने पूरी हिंदी की 95% टॉपिक को बिल्कुल पढ़ा दिया है, यानी कि कहें तो पूरी हिंदी की तैयारी आपकी समाप्त कर दी है। बस एक या दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश बचा है, तो मैं बहुत जल्द करा दूंगा, उसका टेंशन आप ना ही लो। ठीक है, चलिए और सारे टॉपिक खत्म हो गए, हिंदी व्याकरण से लेकर गद्यांश पद्यांश एमसीक्यू सारे खत्म हो गए और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप कमेंट करेंगे तो मैं सभी का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिस टॉपिक का भी आपको वीडियो चाहिए ना, वो टॉपिक लिखकर कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक का वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए, यूपी बोर्ड ने खुद ऑफिशियल मॉडल पेपर आई है, ये हाथ से बनाया हुआ नहीं है मेरे भाई, बोर्ड ने खुद जारी किया है। ठीक है, और हमने जो तैयारी कंप्लीट किया है, अब उसी के तैयारी पर हम देखने वाले हैं कि क्या हमने जो तैयारी कंप्लीट की है, क्या वो हमने सही दिशा में की है ना। यदि इसमें से आप 95 क्वेश्चन बना दे रहे हो, 95% इसको सॉल्व कर दे रहे हो, तो समझो कि आपने हिंदी की पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपको 100 मिलने वाले हैं। क्लियर है। चलिए देखिए, खंड का में आपसे 5 गद से क्या पूछे जाएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और ये मैंने करा दिया है। चलिए देखते हैं कि आप याद किए हो कि नहीं और फंसा ही कि नहीं जो मैं कराया हूं। ठीक है, पहला है शिक्षा और उद्देश्य निबंध के लेखक है। याद करो मेरे भाई, जब महत्वपूर्ण रचना और लेखक का आपको बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि नहीं कि संपूर्णानंद के जो संपूर्णानंद है वो जो है शिक्षा का उद्देश्य का लेखक है, बताया था ना मेरे, याद रखना। चलिए दूसरा है लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की मैंने 2 या 3 रचना बताई थी, जिसमें प्रेम सागर भी बताई थी, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा है पर्दा कहानी के लेखक हैं, और भैया ये तो आप शुरू से जानते हो 10वीं से कि यशपाल जी हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है आवारा मसीहा के रचनाकार है, और ये मैंने क्वेश्चन 2 बार बताया है। एक बार आवारा मसीहा का विधा बताया था और एक बार आवारा मसीहा के रचनाकार के बारे में बताया था, याद करो। तो इसके लेखक आपके विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। लो भैया ये क्वेश्चन आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जब रचना करा रहा था महत्वपूर्ण, तो उसमें बताया था ही कि बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर आपका बाण भट्ट की आत्मकथा है, फिर बहुत सारे हैं, आपका आनंददास का पोथा है, ये सब किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। तो भैया जो 5 गद से आए थे वो तो हमने सभी का सभी बना दिया सर, आपने जो बताया था सबका सब उसी में से आया है। अब विश्वास हुआ, इससे भी ज्यादा विश्वास कब होगा, जब आपके पेपर में आएगा। ठीक है, निश्चिंत से पढ़िए भैया, कोई टेंशन नहीं है। अब देख लेते पद का, पद में फंसा है कि नहीं। कमायनी किस युग की रचना है, तो भैया आपको याद करो, मैं इंपॉर्टेंट रचनाएं और इंपॉर्टेंट मतलब कवि आपके युग से बताया था। भक्ति काल युग, भारतेंदु युग का, शुक्ल युग का, शुक्लोत्तर युग का, जितने भी इंपॉर्टेंट कवि हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट रचना है वो मैंने बताया था। उसमें मैंने बताया भी था कि क्षयवादी युग की जो है वो आपकी कमायनी है। ठीक है, रचना। चलिए निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। ठीक है, तो अग्रदास है ये पहला, अग्रदास। याद करो मेरे भाई, प्रगतिवादी युग का जब इंपॉर्टेंट में कवि बता रहा था, प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हो, तो उसमें मैंने बताया था कि अग्रदास है। ठीक है, चलिए विश्वास नहीं हो रहा था, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो ना मेरे भाई। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, मैं क्यों झूठ बोलूं ये नहीं बताया हूं, लेकिन ये सबको मालूम है कि 1943 में, इसलिए नहीं बताया। लेकिन अभी 20 तारीख से मैं लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाला हूं, 20 दिसंबर से, तो आप लोग बने रहिएगा। शाम को 6 या 7 बजे ऐसे मैं बता दूंगा कब करूंगा। ठीक है, अभी कोई टाइम फिक्स नहीं है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है तो कमायनी नहीं है, क्योंकि कमायनी छायावादी युग की रचना है, अभी तो हमने देखा। चलिए आगे है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्ण भक्ति सखा से। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा, कृष्ण भक्ति सखा से। चलिए अब हम देखते हैं गद्यांश। आपका तीसरा क्वेश्चन होगा गद्यांश।
अब देखते हैं कि सर हमने जो ट्रिक पढ़ा है गद्यांश का वो यहां पर लागू होता है कि नहीं। धरती माता, लो फंस गया मेरे भाई। मैंने ट्रिक में बताया है कि अगर किसी गद्यांश में माता दिख जाए, धरती दिख जाए, वसुंधरा दिख जाए और पृथ्वी दिख जाए तो समझ जाना वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा आपके किस चैप्टर से, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। आ गया तो भैया तुम इसका संदर्भ तो यूं लिख लोगे रेखा। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि धरती माता के कोख में अमूल्य विद्या भरी है जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। लो भैया आंसर मिल गया। ठीक है, चौथा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो देखिए थोड़ा पढ़िएगा तो इसका भी मिल जाएगा, मैं अभी दिखा देता हूं। देखो यहां पे है पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। लो मिल गया आंसर। अरे मेरे भाई सारे क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में छिपा होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर पांचवा है कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखा देखिए, यहां पर इसका आंसर यहां से है, हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सभी की जांच पड़ताल आवश्यक है। लो मिल गया आंसर। एक एक लाइन का आंसर होता है इसका, मिल गया। गद्यांश में साफ साफ लिखा होता है। ये कहता है कि देखो हम आंसर है, हमें लिखो कॉपी में, ये ऐसे कहता है। ठीक है, चलिए अब ये तीसरा है रेखा चित्रांश की व्याख्या, तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना जब गद्यांश वाला ट्रिक बता रहा था। तो यदि आपने नहीं देखे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ये कमेंट कीजिए, मैं दे दूंगा आपको, सबका रिप्लाई दूंगा। अब मान लीजिए कि यदि आपको ये वाला गद्यांश नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला ये गद्यांश कर सकते हैं। चलिए इसको भी पहचान लेते हैं, ये पहचान में आ रहा है कि नहीं। अशोक, मैंने क्या बताया था, अगर किसी गद्यांश में अशोक दिख जाए, कालिदास दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल के नामक चैप्टर से लिया गया है। अब आप कहोगे सर हमारी तैयारी तो बेहतरीन हुई है, जो जो आप बताए हो वही वही आ रहा है। तो मेरे भाई मैं बोला था ना कि विश्वास करके पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। आप खुद कमेंट करके बताओ मैं सही तैयारी करा रहा हूं या नहीं। अगर सही तैयारी करा रहा हूं तो आपको यस लिखकर कमेंट करना है, यस सर जी ऐसा लिखकर कमेंट करो। ठीक है, चलो तो इसका संदर्भ तो आप लिख ही लेंगे, कैसे लिखना है वो मैंने बता ही दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है। हो गया, ये मैं लिखवा भी चुका हूं, ये मैं करा भी चुका हूं। ठीक है, चलिए रेखा चित्रांश की व्याख्या भी बता दिया कैसे करना है किसी भी गद्यांश का। तीसरा है लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र को इसे देखने वाला उदास होता है। ठीक है, और फिर आगे लिखना है, रुकिए ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, मैं अभी ढूंढ के देता हूं। उदास होना बेकार है, यही ना है ना। चलिए एक मिनट, अभी ये मैं पढ़ा भी नहीं हूं, मैं खुद उठा के लेके आ गया हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका आंसर यहां से लिखा है, यहां से लिखिएगा कितनी मस्ती में झूम रहा है कालिदास, इसका रस यहां से लिखिए, यहां से अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती। चाहे यहां से एक मिनट रुकिए, मैं अभी अपने खुद बना रहा हूं। यहां से ये वह है ना, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती, कहां अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है कालिदास, इसका रस ले सकते हैं अपने ढंग से, मैं कभी ले सकता हूं अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। लो मिल गया आंसर। क्वेश्चन में देखो कौन सा मेन वर्ड है और उसी मेन वर्ड को ढूंढो, मैं अभी वही काम किया। यहां पर लिखा है ना उदास होना बेकार है, मैं वही ढूंढ रहा था। लो मिल गया आंसर, यही तो है। चलिए गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश आपके अंदर क्या भावना उत्पन्न हो रही है वही लिख देना है। एक तरह से कहो तो रेखा चित्रांश की व्याख्या ही कह रहा है। ठीक है, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये मैं करा दूंगा, भाषा शैली की विशेषताएं कैसे लिखी जाती है इसके लिए एक या शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं इसका। क्लियर है, चलिए अब आ जाते हैं पद्यांश पर, और याद करो पद्यांश को भी पहचानने का, सॉल्व करने का ट्रिक मैंने बताया है, याद है ना। चलिए अब पहचान लेते हैं। दुर्बलता, लो भैया दुर्बलता दिख गई, मैंने क्या बताया था आपको, यदि दुर्बलता दिख गई और मैं देख रहा हूं पहाड़ दिख गई, और क्या है इसमें, चलो
वो दुर्बलता ही मेन चीज है। दुर्बलता दिख गई तो हम समझ जाएंगे कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कैकेयी के अनुताप चैप्टर से लिया गया है। इतना मस्त मैंने ट्रिक आपको बताया ना कि आप ट्रिक के इस्तेमाल से आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इसका आप पद्यांश का संदर्भ तो ऐसा ही लिख लोगे, आप यूं लिख लोगे, मैंने सेम गद्यांश का जैसा इसका भी संदर्भ लिखा जाता है। लिखेंगे क्या? प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कैकेयी के अनुताप चैप्टर से लिया गया है। हो गया 2 नंबर का काम। रेखा चित्रांश की व्याख्या वैसे ही करनी है जैसे मैंने गद्यांश की बताया है। नहीं देखे हो तो कमेंट करो फिर। ठीक है, तो दोनों का आंसर तो आप पढ़ के दे ही देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अथवा करके आया है, अथवा करके आया है। अब देखिए यहां पर क्या है, बहुत बहुत मजा आएगा। लज्जाशील, मैंने आपको क्या बताया था, अगर लज्जाशील दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये किसके चैप्टर से लिया गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के पवनदूती का चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, जैसे आप वो ट्रिक वाला वीडियो खोलोगे ना, सबसे पहले यही आपको दिखेगा, इसी चैप्टर को मैंने ट्रिक बताया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका भी आप पद्यांश का व्याख्या सब कुछ कर ही लोगे। ठीक है, चलिए नहीं करोगे कोई टेंशन नहीं है, वीडियो देख लोगे स्वयं कर लोगे। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद भी कोई दिक्कत है तो मैं लास्ट में अपना नंबर दूंगा, आप उससे संपर्क करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, अपने समस्या अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, 5 नंबर है, 5 में 2 क्वेश्चन आएगा, क और ख। क में लेखक का आपका साहित्य परिचय और ख में आपका कवि का साहित्य परिचय। अब ये मत पूछना सर कि ये आप नहीं बताए, अरे मैं 5 बताया हूं जीवन परिचय, 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जाकर देख लेना। ऐसे मैं अभी भी बता देता हूं कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लो, फिर वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लो, बस 2 लेखक का तैयार कर लो। फिर कवि का बता दूं मैं तो कवि का महादेवी वर्मा का तैयार कर लो, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लो और रामधारी सुमित्रा नंदन पंत का तैयार कर लो। 5 बस तैयार कर लो। ये दोनों का काम 10 नंबर आपके पेट में, 5 नंबर ही है। क्लियर है ना, समझ गए ना मेरी बात? चलिए, और एक बात और मैं बता दूं कि आप कहेंगे कि सर हमें पेपर में लिखना कैसे है साहित्य परिचय। कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन परिचय लिखो, साहित्य परिचय लिखो। क्या लिखे सर? तो मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय लिखकर बता दिया है कि आपको अपने पेपर में कैसे लिखना है। आपको अभी दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं कि आप कमेंट करना। देखना, कमेंट आप जरूर करना जिस चीज का वीडियो का लिंक आपको चाहिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर में आपसे पूछेगा बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और इसका वीडियो मैंने कल लाया था, कल नहीं परसों लाया था, दिक्कत परसों लाया था। एक ही वीडियो में बहादुर कहानी का भी उद्देश्य और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य दोनों का क्लियर करा दिया हूं, दोनों को पढ़ा भी दिया हूं, बता भी दिया हूं कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ इसका सब कुछ खत्म करा दिया है। वो भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट करो कि सर पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य का वीडियो दीजिए, तो उसका लिंक आपको दे देंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 5 नंबर तो ऐसा ही आपका क्लियर है ये वाला। अब 7 नंबर है स्वपठित खंड काव्य, और इसका भी वीडियो परसों ही आया है। काफी बच्चे फोन कर रहे थे कि सर हम गोरखपुर जिले से, हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, सर हम मथुरा जिले से, हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, सर हम लखनऊ से, हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं। तो मैंने उसके लिए एक वीडियो ही बना दिया जिसमें सभी जिलों का कौन कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं वो मैंने बता दिया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट कर लेना। ठीक है, तो ये भी आपका 5 नंबर क्लियर है। देख रहे हो ना तैयारी किस प्रकार बवाल तरीके से की गई है तैयारी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 में संस्कृत गद्यांश है और संस्कृत पद्यांश है। तो इसको तो अभी रहने देते हैं क्योंकि इसको अभी हमने तैयारी नहीं की है। जब तैयारी करेंगे तब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बस यही बचे हैं टॉपिक और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए मुहावरा। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इनमें से किसी एक पर आपको इसका अर्थ लिखना है और इसका एक वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, और मैंने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरा कराया है, उसमें से देख लो, इसमें कई फंसेंगे। इसमें से एक ही करना है, चारों के चारों नहीं करना है, एक ही करना है। और एक तो ऐसा ही फंस जाएगा 25 में से, जो मैंने 25 बताया है। ठीक है, जो कल ही बताया है। देखो, दाल में काला होना, ये मैंने बताया था। शक होना बताया था ना, ये याद होना चाहिए। ठीक है, टका सा जवाब देना, ये मैंने नहीं कराया, क्यों झूठ बोलूं। तलवार की धार पर चलना, ये मैं कराया हूं।
ठीक है। परेशानी को बोझ लेना या इसका अर्थ आप अपने से बना के लिख सकते हो। वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी मैंने बताया कैसे करना है। जैसे कह सकते हो आप, जैसे ये तीसरा का वाक्य में प्रयोग करूं मैं, तो आप कह सकते हो कि मोहन मोहन मुझे लग रहा है दाल में काला है। ठीक है, तो मतलब है आपको कोई भी वाक्य बना के लिखना है, लेकिन उस वाक्य में मुहावरा होना चाहिए। जैसे कि इस मुहावरा बना रहा हूं तो ये मुहावरा होना चाहिए उसमें। ठीक है, और ये सब मैं करा चुका हूं, इतना लंबा क्यों मैं बोल रहा हूं। 2 नंबर तो ऐसे में क्लियर करा दिया हूं। ठीक है, चलिए 10 नंबर है अपठित गद्यांश। तो भैया इसको रहने दो, ये नया टॉपिक है, ये मैंने नहीं कराया हूं, और इसका तो ये तो कुछ है नहीं, बस 10 मिनट का काम है इसका। ठीक है, तो मैं क्यों ये क्यों नहीं कराया हूं मैं, क्योंकि आपके बुक से नहीं आता है ये, नहीं आपके क्वेश्चन बैंक से आएगा। ये जो बनाएगा ना पेपर, उसके मन में जो होगा वो दे देगा। अब इसको कैसे करना है वो मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत जल्द समझाऊंगा। 5 नंबर आता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर बात कर ले। 11 नंबर से अब आपका हिंदी व्याकरण शुरू हो जाएगा, यहां से हिंदी व्याकरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी व्याकरण शुरू होगा यहां से, तो मेरे भाई कल ही मैं हिंदी व्याकरण का वीडियो लेके आया हूं, एक ही वीडियो में पूरा हिंदी व्याकरण खत्म करा दिया हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं फंसता है कि नहीं वहां से। चलिए, निम्नलिखित शब्द युगम कराया ना, कितने 25 शब्द युगम कराए हैं। अब देखो 25 में से फंसा है कि नहीं। पहला है वसन और व्यसन। लो फंस गया, वसन और व्यसन बताया था क्या। वसन मतलब वस्त्र और व्यसन मतलब आदत, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्त्र और आदत। और ये बीच में जो डैश है ऐसे करके जो है, ये बीच में ऐसे, इसका मतलब होता है और, ये मैंने कल ही बताया था वीडियो में। ठीक है, अंबुज और अम्बुद, अंबुज और अम्बुद। अभी आपको कमेंट करके बताना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये भी कराया हूं, जाकर तुम खुद देख लेना। अब इसका कमेंट करके बताओ, ये होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, चलिए अब हिंदी में ये ख नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। अनेकार्थी शब्द याद है ना, अनेकार्थी शब्द मैंने कराया था, एक शब्द का 2 अर्थ। 50 कराए थे मेरे भाई, 50। उसमें से यहां पर देखो कौन कौन फंसा है, चारों के चारों फंसे हैं। देखो अंबर भी फंसा है, पट भी फंसा है, विदा भी, नाग भी फंसा है। अब जिसका तुमको याद है लिख दो। नाग का क्या हो जाएगा, नाग का हाथ और हाथी हो जाएगा। विधि का क्या हो जाएगा, कानून और नियम हो जाएगा। पट का क्या हो जाएगा, वस्त्र और अवस्त्र हो जाएगा, और पट का वस्त्र हो जाएगा, और कुछ है तो भी लिख लेना। अंबर का क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा। इतना सब तो है मेरे भाई, सब कुछ मैंने कराया है। चारों के चारों फंस गए, लेकिन चारों नहीं करने, इस वजह से देख लो क्या कह रहा है, एक शब्द बस एक का करना है मेरे भाई, और चारों के चारों फंस गए। ठीक है, चलिए अब ग नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित वाक्य वंशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अब मैंने आपको कराया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, याद है ना, कितने कराए थे, 28 कराए थे। कितने कराए थे, 28 कराए थे। चलो देखते हैं फंसा है कि नहीं। तो पहला है जो आंखों के सामने हो, याद आया कि नहीं, खोपड़ी में आई कि नहीं, ये कराया था कि नहीं, जाकर देख लेना। तो प्रत्यक्ष, ये शब्द मैंने नहीं कराया था, तो याद कर लेना, ये वाला नहीं कराया था, सॉरी। चलो, लेकिन ये वाला कराया था जानने की इच्छा रखने वाला, ये मुझे पूरा गारंटी की मैंने कराया था, जाके अब खुद देख लेना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक है, चलिए अब लास्ट है हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। याद है ना, कल के लास्ट में मैंने क्या कराया था, वाक्यों का संशोधन, आधार कार्ड वाला एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, याद है। तो वहीं से यहां पर करना है। तो ये आप तो स्वयं करोगे, ये मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, जैसे पहला है, चलो एक करके बता देता हूं। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसको आप शुद्ध कैसे करके लिख सकते हो, लिख सकते हो कि तुम कुर्सी पर बैठे हो। क्लियर, चलिए अब सब आपने से कीजिएगा। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही क्लियर है हम लोगों का। मैंने रस, छंद, अलंकार ये तीनों पढ़ा दिया है। ठीक है, लेटेस्ट वीडियो है, यानी कि फिलहाल में ही अपलोड किया हूं मैं वो। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखकर कर सकते हो, और सबसे आसान बताया हूं, सबसे सरल, पूरे यूट्यूब पर नहीं आपको मिलेगा। तो यदि आप वो वीडियो देख लेंगे तो रस का ये खत्म, छंद का खत्म, अलंकार का खत्म, यानी कि अलंकार का छंद का खत्म। 6 नंबर ऐसे ही पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बैंक के खाते खोलने के लिए बैंक प्रबंधन का आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये मैंने नहीं कराया हूं आवेदन पत्र के लिए। हाँ, आवेदन पत्र का एक पुराना वीडियो है मेरा, 2024 का ही है, लेकिन पुराना वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो उसके लिए मैं एक लेटेस्ट वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं है, लेकिन कराया भी है इसको। ठीक है, चलिए अब लास्ट आपके पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो होगा निबंध।
और याद कीजिए, यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैंने आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताया है। ठीक है, यदि नहीं देखे हैं तो आप कमेंट करके मांगिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 9 नंबर ऐसे ही क्लियर है। तो हमने आज देख लिया कि हमारी किस तरह हमने तैयारी किया और क्या हमारा फंसा था कि नहीं। 95% छोड़ो ना यार, हमारा 100 का 100% वही फंसा है ना मेरे भाई। और जो नहीं फंसे वो मैं कराए ही नहीं हूं, तो मैं करा दूंगा तो वो भी फंस जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, मजा आया कि नहीं। और 20 दिसंबर से लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे, समय क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।